जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी, उसमें आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। डॉक्टर कलाम, जिसे हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर कलाम का पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये उनका पूरा नाम है। कि वे एक वैज्ञानिक भी थे, कि उनके मिसाइल मैन नाम से भी जाना जाता है। कि उन्हें बच्चों के प्रति काफ़ी लगाव था, कि उनकी जिज्ञासा को पूर्ति करने के लिए, उनके उत्तर देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें ऐसा ही है कि वो बच्चों से उनकी बातचीत बताई गई है। साक्षात्कार यानी कि गुजराती में पे कहीं हाजरा हजूर के सामने लाइव वो बच्चों से बातचीत करते हैं कि उनकी जिज्ञासा को पूर्ति करते हुए वो प्रश्न के उत्तर देने के लिए वो तत्पर है। तो आइए हम उसके इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर शैली में यह पाठ दिया गया है कि डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, उनके बच्चों से बातचीत पर आधारित यह पाठ है कि यह बातचीत तब संपन्न हुई कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हुए भी बच्चों की जिज्ञासा को पूर्ति करने के लिए, उसके उत्तर देने के लिए वो तत्पर हमेशा रहते थे। तो यहाँ पर कई स्कूलों के वहाँ पर बच्चे आए हुए हैं कि उनसे मुलाकात करके उनकी बातचीत करते हैं अब्दुल कलाम से। तो कई सारे यहाँ पर जो बच्चे आए हैं, कई ऐसे भी हैं जो NRI यानी कि दूसरे विदेश से भी जो स्कूलें हैं वहाँ से भी बच्चे आए हुए हैं जो डॉक्टर कलाम से अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नकर्ता यानी कि जो बालक है R अरविंद, उनका नाम है, कक्षा 3 कि ये चेन्नई में स्कूल है, सेट मैट स्कूल जो चेन्नई में है, कि उसके तीसरी कक्षा का जो छात्र है वो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं। कि यहाँ पर उस बच्चे ने अब्दुल कलाम से यह पूछा कि बचपन की कोई यादगार घटना। यादगार यानी विद्यार्थी मित्रों क्या होगा? यादगार, यादगार। तो यादगार का अर्थ क्या होगा? यानी कि अविस्मरणीय। जिसे भुलाया ना जा सके। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें मन मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में वो रह जाती है, हम उसे भूल नहीं पाते हैं, उसको हम कहते हैं यादगार। उसमें दोनों का अर्थ ही स्मृति रहती है कि हमें कोई आनंद देने वाली भी स्मृति हो या फिर हमें कोई चोट या फिर जख्म या घायल कर देने वाली भी स्मृति हो सकती है। सपोज मैं आपको एक उदाहरण दूं कि कहीं पर हम प्रवास करने के लिए जाते हैं और कोई दृश्य आपको ऐसा दिख जाता है कि आपको वो हमेशा याद रह जाता है। या फिर आप साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं, आपको प्लास्टर आ जाता है हाथ में, तब भी ये घटना आपको हमेशा याद रह जाएगी। जब आप बड़े होंगे तब भी कहेंगे कि मुझे भी एक दिन प्लास्टर आया था, जब मैं साइकिल चला रहा था तब गिर गया था। तो यह भी एक यादगार घटना है। तो यहाँ पर वो बच्चा कहता है कि आपकी कोई यादगार घटना हमें बताइए, तो अविस्मरणीय, जिसे भुलाया ना जा सके। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि जब वे 5वीं कक्षा में थे, अब्दुल कलाम 5वीं कक्षा में थे, तब उनके जो शिक्षक थे श्री सुब्रमण्यम अय्यर उनको पढ़ा रहे थे कि उसकी एक बात अब्दुल कलाम को याद है कि एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। कि यहाँ पर अब्दुल कलाम ने कहा कि हमारे जो शिक्षक थे वो हमें सिखा रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। कि उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र के किनारे पर ले गए कि वहां पर पक्षी कैसे उड़ता है उसके लिए उन्होंने जीवंत उदाहरण देने के लिए रामेश्वर जो समुद्र किनारा है चेन्नई में, वहां पर उन बच्चों को ले गए। फिर उसका जीवंत उदाहरण दिया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। हम जानते हैं कि समुद्र के किनारे कई पक्षी आते हैं, वहां पर दाना चुगने के लिए, कुछ भी खाने के लिए आते हैं, फिर वहां पर उड़ते भी हैं। तो जीवंत उदाहरण दिया, जीवंत यानी कि जीता जागता। कि यह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। यानी कि अब्दुल कलाम कहते हैं कि यह घटना ऐसी थी जो यादगार थी, जो मेरे दिमाग में यह पूरी तरह से बैठ गई है। मस्तिष्क यानी कि दिमाग, कि हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की रुचि मिली, प्रेरणा उसको मिली। प्रेरणा यानी विद्यार्थी में तो क्या अर्थ होगा? प्रेरणा।
प्रेरणा का अर्थ होगा प्रोत्साहन। कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को यहीं से उन्हें प्रोत्साहन मिला विज्ञान में पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दूसरे प्रश्नकर्ता के सरयू मकर कक्षा पांचवी कक्षा का छात्र है कि वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर, के नागपुर में हिंदी माध्यमिक शाला है, उनकी 5वीं कक्षा का जो छात्र है वो प्रश्न पूछ रहा है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। प्रमुखता यानी महत्व देनी चाहिए, कि किस भाषा को हमें महत्व देना चाहिए। तभी डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से की है। अभी विद्यार्थी मित्रों, मातृभाषा यानी क्या, ये तो आपको आना ही चाहिए। मातृभाषा यानी, मातृभाषा यानी कि माता से मिली हुई जो भाषा हमें मिलती है उसको मातृभाषा कहते हैं। कि जो माता से हमें जो प्राप्त होती है भाषा, उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि उन्होंने भी माध्यमिक तक की जो शिक्षा है उन्होंने मातृभाषा में की है। कि कॉलेज और उसकी आगे की शिक्षा उसकी अंग्रेजी माध्यम में हुई। कि उन्होंने कहा कि जो माध्यमिक तक की जो शिक्षा है मैंने मातृभाषा में की है, लेकिन उसकी आगे की जो कॉलेज की शिक्षा है उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में उनकी पढ़ाई हुई है। कि मेरा मानना है कि कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अब्दुल कलाम कहते हैं अगर हम चाहें तो कॉलेज में भी हम मातृभाषा के रूप से माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, यानी कि पसंद कर सकते हैं। क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। कोई भी व्यक्ति होता है जब वो सोचता है तो वो अपनी मातृभाषा में ही सोचेगा। आपको कभी ऐसा हुआ कि देखो हमें कभी सपना भी आता है तो हमें हमारी मातृभाषा में ही आएगा। आपकी जो भी मातृभाषा है, आप नींद से कोई सपना आता है तो सपना आता है तो वो भी हमारी मातृभाषा में आता है। इसलिए कोई भी युवा व्यक्ति है जब वो कुछ सोचता है तो वो अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। कि उसी से अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। सहजता, विद्यार्थी मित्रों क्या अर्थ होगा सहजता? सहजता, सहजता यानी कि आसानी से, उसको कहते हैं सहजता, स्वाभाविकता से। तो सहजता यानी कि आसानी से, आसानी से। कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी बात को व्यक्त करना हो ना तो वो अपनी मातृभाषा में आसानी से वो व्यक्त कर सकता है, उसमें सक्षम है। सक्षम है यानी कि समर्थ है। के पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है, यानी कि मतभेद नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा है उसकी नितांत आवश्यकता है। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है, यानी कि मतभेद नहीं है कि हमें अंग्रेजी भाषा को भी हमें सीखनी चाहिए, उसको हमें त्याग नहीं करना चाहिए। वो भी किसके लिए? वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर यानी कि विश्व संबंधी, कि विश्व संबंधी के संपर्क बनाने के लिए एक संपर्क भाषा के रूप में हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए। उसके लिए नितांत, नितांत यानी कि बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। फिर प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5वीं कक्षा, मुंबई से, चंदूलाल विद्या मंदिर। उसमें से एक कक्षा का जो 5वीं कक्षा का छात्र है वो प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है डॉक्टर कलाम से कि अगर हमें आपकी तरह बनना चाहिए। देखो कोई भी व्यक्ति जो आदर्श व्यक्ति हो वो हमेशा उसके लिए उसकी तरह बनना चाहता है, क्योंकि उसमें ऐसे गुण होते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम है, उनका भी जो व्यक्तित्व है वो इतना है कि कई लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी छात्र कहता है कि अगर हमें आपकी तरह बनना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो अब्दुल कलाम जवाब देते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें, कि आप युवा अवस्था में प्रवेश करें, कदम रखें यानी कि प्रवेश करें, तब आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। कि लक्ष्य एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ क्या होगा? यानी कि ध्येय, मंजिल। आपको मंजिल है वो पहले से क्या करनी पड़ेगी? निर्धारित कर लेनी पड़ेगी कि मुझे यह बनना है या मुझे आगे जाकर यह करना है। तो युवा अवस्था में जब आप कदम रखते हैं तो हमें सबसे पहले यह निर्धारित कर लेना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, गोल, जिसे हम कहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, वो हमें निर्धारित कर लेना है। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है तब तक आप आगे मेहनत ही ना करें। लक्ष्य निर्धारित कर लो, फिर उसके बाद मेहनत करना चाहिए। तो देखो लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते हैं कि छोटे छोटे सपने मत देखो, सपने देखो तो बड़े बड़े सपने देखो, कि कुछ बड़ा सोचो। कि जैसी ये अनुभूति हो, अनुभूति यानी कि आपको अनुभव हो
कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तो उस दिशा में प्रयास और श्रम है उसको आरंभ कर दो। फिर आपको ऐसा अनुभव लगने लगे कि नहीं मुझे यह बनना चाहिए, कि मुझे यही बनना है, ऐसा आपको अनुभूति हो यानी कि अनुभव हो, तब उसके उसी दिशा में आपको प्रयास यानी कि प्रयत्न है, श्रम यानी कि मेहनत वो हमें शुरू कर देनी है, आरंभ कर देना है। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जी तोड़ मेहनत करना ये विद्यार्थी में तो मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा कि यहां पर मुहावरा हम लें, मुहावरे, तो जी तोड़ मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना, तो उसका अर्थ क्या होगा, जी तोड़ मेहनत करना यानी कि बहुत मेहनत करना, खूब मेहनत करना, यह भी आप लिख सकते हो, बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना हम कहते हैं ना, खूब मेहनत करना, उसको कहते हैं जी तोड़ मेहनत करना। विद्यार्थी में तो आपके जीवन में परीक्षाएं आती है, तो उस परीक्षा के समय हम क्या करते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं जी तोड़ मेहनत करना। उस समय ना हम खाने पीने का सोचते हैं, तो हम कहते हैं जी तोड़ मेहनत करना। तो यहां पर भी कहते हैं कि अगर आपको मालूम चल जाए तो उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करें। ज्यों ज्यों आप आगे ही और बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा, कि जैसे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे तब आपके रास्ते में क्या आएगी, बाधाएं। बाधाएं यानी कि रुकावट, कठिनाइयां यानी कि परेशानियां, कि कुछ भी प्राप्त करना हो तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही, तो उन बाधाएं जो है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। जो कठिनाई आती है उनसे हमने घबरा नहीं जाना है। अगर डर जाओगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये बाधाएं हैं वो अनिवार्य रूप से आएगी ही, उसे बाधाओं को हमें क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। दृढ़ यानी कि मजबूत, साहस यानी कि हिम्मत, हमें अंदर हिम्मत पैदा करनी चाहिए। चलो कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं वैज्ञानिक बन जाऊंगा, फिर जब वैज्ञानिक बनना चाहता है फिर उसमें कई सारी कठिनाई आती है, तो फिर वो डर जाता है, नहीं नहीं ये वैज्ञानिक बनना तो काफी मुश्किल है, तो वो पीछे हट जाता है। तो वो पीछे ना हटे उसके लिए उनको दृढ़ यानी कि मजबूत, साहस यानी कि हिम्मत उसे पैदा करनी होगी। वो हमारे अंदर ही होती है, कहीं बाहर से नहीं आती। तो वो साहस है वो हमें क्या करनी चाहिए, पैदा करनी चाहिए। कि समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। एक दूसरा यहां पर मुहावरा है, महारत हासिल करना, महारत हासिल करना। विद्यार्थी मित्रों क्या होगा इस मुहावरे का अर्थ, महारत हासिल करना। महारत हासिल करना यानी कि योग्यता प्राप्त करना, योग्यता प्राप्त करना। एक और मैं आपको बताऊं, योग्य देखिए प्राचीन में हम कहते हैं कि जो अर्जुन था, अर्जुन, एकलव्य, कर्ण, कई ऐसे धनुर्धारी थे, उसमें ऐसी योग्यता थी, महारत हासिल थी कि वो ऐसी धनुर्धारी थे कि इस तरह से तीर चलाते कि वो उनकी लायक, उनकी जो महारत है वो हमें देखने को मिलती है कि उसके जैसा कोई और धनुर्धारी नहीं है। कि कर्ण है, अर्जुन है, एकलव्य है, आपने कई बार देखा होगा, तो उसमें निपुण होते हैं वो उस धनुर्विद्या में, तो उसको कहते हैं महारत हासिल करना यानी कि योग्यता प्राप्त करना। कि आपके अंदर भी कोई ना कोई योग्यता ऐसी होती है, किसी को बोलने की योग्यता होती है, किसी को अभिनय करने की योग्यता होती है, तो उसमें उसकी महारत होती है, यानी कि वो आसानी से कर पाते हैं, बाकी के लोग नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसमें उसकी योग्यता नहीं होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर महारत हासिल करना होगा, किसमें जो कठिनाई और बाधाएं आती है उसको हमें पराजित करना होगा, उसके लिए हमें महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे, तभी आप जो बनना चाहते हो वो बन पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान है वो अर्जित करो, लेकिन उससे भी पहले क्या जरूरी है, निरंतर। निरंतर यानी कि क्या कहेंगे, सतत। निरंतर यानी कि लगातार आप है वो ज्ञान है वो अर्जित करो। अर्जित करो यानी कि प्राप्त करो। जो ज्ञान होता है केवल किताबों में भी नहीं होता है कि चार दीवारी के बाहर पे भी आप जाओ तो वहां पर भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तो उन्हें आप क्या करें, अर्जित करें, उसे प्राप्त करें। फिर यहां पर प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7
बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, मुंबई। मुंबई से एक और छात्र है जो 7वीं कक्षा का है, कि वो प्रश्न पूछता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है कि जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है, कि ऐसी कोई चुनौती है कि हमें उसका सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी कौन सी चुनौती है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत को सन 2020 यानी कि 2020 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना, के और देश को 1 अरब से अधिक जो नागरिक हैं उनके चेहरे पर क्या लाना, मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती यानी कि एक प्रकार की चेतावनी, प्रश्न कहते हैं, पड़ाव। ये सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि देश के 1 अरब से ज्यादा लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना। मुस्कान कब आती है? जब वो सुखी होंगे। हम जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे गरीब लोग हैं जिन वो बेचारे दुखी हैं, तो उनकी गरीबाई को दूर करते हुए एक विकसित राष्ट्र बनाना, विकासशील राष्ट्र बनाना, ये उनका एक मिशन है। ये चुनौती भी है कि सबसे बड़ी चुनौती है। तो यह चुनौती हमें पार करनी होगी। तो विद्यार्थी मित्रों के यहाँ तक हम यह पाठ रखते हैं। अब जो आगे का जो भाग है वो हमारे अगले वीडियो में रहेंगे। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। जय श्री स्वामीनारायण।